हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो खबर जंक्शन में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे उस मुद्दे की जो पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर मेरे पीछे देख सकते हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं गिग वर्कर्स की हड़ताल। आखिर कौन है गिग वर्कर्स, क्यों कर रहे हैं हड़ताल, क्या इनकी मांगे हैं और जो कंपनीज है उनका क्या कहना है। भारत की अर्थव्यवस्था में गिग वर्कर्स का कितना योगदान है, कितना कंट्रीब्यूशन है और सरकार द्वारा इनके बेनिफिट के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो अभी जो क्रिसमस और न्यू ईयर गया है, यानी कि 25 दिसंबर और 31 दिसंबर, जब ऑर्डर्स, ऑनलाइन ऑर्डर सबसे ज्यादा प्लेस किए जाते हैं, तब तेलंगाना गिग वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट यूनियन ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पे गिग वर्कर्स की हड़ताल का ऐलान किया। और क्यों ये 2 तारीख तय की गई? क्योंकि 25 दिसंबर और 31 दिसंबर को ऑनलाइन ऑर्डर्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, यानी कि हाई डिमांड होती है। और कई सारे राज्यों से इनकी इस हड़ताल की मांग को समर्थन भी मिला, यानी कि सपोर्ट भी मिला। इनकी मांग जो है वो कई सारी है, अभी हम एक एक करके उनके ऊपर चर्चा भी करेंगे। तो ऑल इंडिया स्ट्राइक अनाउंस की गई 31 दिसंबर और उससे पहले 25 दिसंबर को होगी। जो गिग वर्कर्स यूनियन है उन्होंने भी एक साथ आके सभी जो वर्कर्स हैं उनसे डिमांड की कि इनकी मांग का क्या करें, समर्थन करें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर गिग वर्कर्स होते कौन है, ये काम क्या करते हैं और इस हड़ताल के पीछे इनका कारण क्या है। तो गिग इकोनॉमी या गिग अर्थव्यवस्था एक लेबर मार्केट का सिस्टम है, यानी कि श्रम बाजार की प्रक्रिया है, जिसमें शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालिक और स्वतंत्र अनुबंध आधारित कार्य प्रदान किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म है, ये टेम्परेरी काम होता है, परमानेंट काम नहीं है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम होता है, यानी कि अनुबंध आधारित काम इसमें दिया जाता है। और जो श्रमिक इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, उन्हें गिग वर्कर कहा जाता है या गिग श्रमिक कहा जाता है। ये एक्चुअल में सैलरी के ऊपर रिक्रूट नहीं होते हैं, इनको काम के आधार पर, ये कितना गिग करते हैं, कितनी भागदौड़ करते हैं, कितना काम कर पाते हैं, उसके आधार पर इनका पेमेंट तय होता है। ये एक शॉर्ट टर्म काम है, कोई बहुत लंबा काम, कोई एक व्यक्ति लंबे समय तक इस काम में नहीं रहता है, और ये टेम्परेरी काम है, यानी कि परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, अस्थायी कार्य है। जो गिग वर्कर हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक टाइप होता है ऐप बेस्ड, जो हम ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ऑर्डर वगैरह प्लेस करते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो फूड डिलीवरी का हो। तो वो जो वर्कर हमारे घर पे सामान लेके आ रहा है वो ऐप बेस्ड कहलाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऐप बेस्ड नहीं होते, वो फ्रीलांसर्स होते हैं। हम देखेंगे हमारे आसपास चारों तरफ गिग वर्कर्स कई सारे प्रकार के कार्य हमको देखते करते हुए दिख जाएंगे, जैसे राइड शेयरिंग के ड्राइवर्स, गाड़ियां वगैरह जो हम ऑनलाइन बुक करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, डिलीवरी पर्सनल, घर पे आए दिन ऑनलाइन डिलीवरी, शायद ही ऐसा कोई होगा हम सभी में से जिसने आज तक ऑनलाइन कभी कुछ सामान नहीं मंगवाया हो। फ्रीलांसर्स एंड कंसल्टेंट्स, जो फ्रीलांसर्स यानी कि खुद से काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं। ऑन डिमांड टास्क वर्कर्स, मांग आधारित काम करते हैं, घर की सफाई करनी हो, गाड़ी की सफाई करनी हो, आप देखेंगे सभी जगहों पे काम आ चुका है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के लेबर्स भी आ गए हैं और मेंटेनेंस, रख रखाव के वर्कर्स भी आ गए। तो ये वो काम है जो गिग वर्कर्स सामान्य तौर पर आपको भारत में करते हुए दिखाई देंगे। अब प्रश्न ये आता है कि गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर्स का रोल बढ़ कैसे गया। तो हम देखेंगे पिछले 5-7 वर्षों में भारत में ऐसे कई प्रकार के विकास कार्य भी हुए और परिस्थिति भी ऐसी बनी है जिसने गिग इकोनॉमी को और गिग वर्कर्स को एक तरीके से गति प्रदान करी। इसमें सबसे बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया। जी हां, आज हर व्यक्ति के पास एक स्मार्टफोन है और देश में इंटरनेट की कनेक्टिविटी, इंटरनेट का पेनिट्रेशन आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये गिग इकोनॉमी जैसे प्लेटफॉर्म्स को एक बहुत अच्छा माध्यम प्रदान करता है। दूसरा बड़ा कारण है कोरोना महामारी। कोरोना आने के बाद कई सारे लोग जो हैं वो घर पे बैठकर सहूलियत को देखते हैं, सहजता को देखते हैं और उनको घर बैठे सामान चाहिए होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, गिग वर्कर्स या गिग इकोनॉमी से कंपनीज को भी फायदा है, लोगों को भी यानी कि कंज्यूमर को भी फायदा है और श्रमिक को भी कुछ हद तक फायदा है।
कंपनीज को क्या फायदा है कि डिमांड के अनुसार वो अपनी वर्क फोर्स को बढ़ा और घटा सकते हैं। बढ़ती हुई डिमांड हो तो ज्यादा लोगों को, और अगर कम डिमांड हो तो कम लोगों को काम पे रख सकते हैं। कंज्यूमर के लिए यानी कि उपभोक्ता के लिए सबसे बड़ा फायदा तो उनको घर बैठे एक क्लिक के माध्यम से ही सारा सामान उपलब्ध हो जाता है, चाहे वो बड़े से बड़ा हो चाहे वो छोटे से छोटा हो, बिना घर के बाहर गए। और वर्कर्स को क्या फायदा है, तो ये एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इस काम को अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं या इसे अपना लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालिक प्लान बना के रखते हैं कि हम इस इंडस्ट्री में रहेंगे। तो एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है ये वर्कर्स के लिए। इस प्रकार से कुछ परिस्थितियां बनी कि गिग इकोनॉमी भारत में अपने पैर पसारने में सफल रही। अब प्रश्न आता है कि जो हड़ताल चल रही है, इस हड़ताल के पीछे क्या कारण दिए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे इस हड़ताल में कई सारी मांगे हैं। गिग वर्कर्स का जो यूनियन है उनका कहना है कि सबसे बड़ी चीज है कि वर्किंग आवर्स फिक्स्ड नहीं है, काम करने के घंटे निर्धारित नहीं है, 24 आवर ये ओपन रहता है, तो वर्किंग आवर्स काम करने के घंटे निर्धारित किए जाए। दूसरा, मिनिमम सैलरी न्यूनतम वेतन वो फिक्स किया जाए, क्योंकि अभी इसमें मिनिमम सैलरी फिक्स्ड नहीं है। जो गिग वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं लोग, उनको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है वो कंपनियां रिक्रूट करती है, नियुक्त करती है। तीसरी डिमांड है कि यहां पे सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान नहीं है गिग वर्कर्स के लिए, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। और सामाजिक सुरक्षा का अर्थ है हेल्थ इंश्योरेंस हो, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उस परिस्थिति में इंश्योरेंस हो, पेंशन जैसी कोई सुविधा हो, मिनिमम पे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गिग वर्कर्स का ये मानना है और ये मांग है कि उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो उन तक पहुंचाए जाए। चौथा उनकी मांग है कि 10 मिनट डिलीवरी जैसे जो कुछ प्रोविजंस हैं उनको खत्म किया जाए। ये बहुत ज्यादा काम के प्रेशर को बढ़ाता है और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स जैसी घटनाओं को भी बढ़ा सकता है। और पांचवा है एल्गोरिथम। कौन से वर्कर को कितना काम मिलेगा ये बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट यानी कि अपारदर्शी है। इसके पीछे कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई जवाबदेहिता नहीं है। आप ऐसे समझिए हमारे पास भी ऐप है, उसी प्रकार से जो वर्कर है उसके पास भी ऐप है, जो डिलीवरी बॉय है। अब हम कोई चीज का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें नहीं पता है कौन से डिलीवरी बॉय के पास वो जाएगा काम, और डिलीवरी बॉयज को भी नहीं पता है कि उनको दिन में कितना काम मिलेगा कम से कम। तो ये जब पेमेंट ही इसके ऊपर तय हो रहा है कि आप दिन में कितना काम करेंगे, कितना गिग करेंगे, कितनी भागदौड़ करेंगे, और आपको ये फिक्स ही नहीं है कि आपको दिन में काम कितना मिलेगा, तो फिर कहने का अर्थ है कि इनकम कितनी होगी, आय कितनी होगी, ये निश्चित ही नहीं हो पा रहा है। किसी दिन ज्यादा काम हो जाता है, किसी दिन कम काम हो जाता है। आर्बिट्री यानी कि अपने आप ही बिना किसी को पता लगे किसी वर्कर को कम काम मिलने लग जाता है, किसी को ज्यादा काम मिलने लग जाता है। ये एल्गोरिथम की वजह से हो रहा है। तो उनका ऐसा कहना है कि एल्गोरिथम में जो आर्बिट्रीनेस है उसको भी क्या किया जाए, खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए। तो ये कुछ मांगे हैं। आप देख सकते हैं कैसा भी मौसम हो, चाहे रश आवर हो, चाहे नॉर्मल आवर हो, सर्दी हो, गर्मी हो, दिन हो, रात हो, गिग वर्कर्स के ऊपर वर्क जो है वो वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये मुद्दा हमारे राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा जी ने भी पार्लियामेंट में उठाया था। तो आइए एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि राघव चड्ढा ने आखिर गिग वर्कर्स की बात को रखते हुए राज्यसभा में क्या कहा। नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज ऑन इट्स वे, ऑर्डर डिलीवर्ड, योर राइड हैज अराइव्ड। लेकिन इस नोटिफिकेशन के पीछे अक्सर एक इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज नहीं करते। सर, मैं बात कर रहा हूं जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की। स्ट्राइक मारता है, स्ट्राइक बोलता है, स्ट्राइक मारने के बाद फिर अगले दिन और पैसा कम कर देते हैं। अभी मैंने इतना 6 घंटे में 8 ऑर्डर मारे हैं। पहले 6 घंटे में मैं कम से कम 15 से 20 ऑर्डर मारता था। आधा हो गया। बोल रहे हैं कि अगर आप लोग 31 और 1 का स्ट्राइक करोगे तो ऑर्डर हम लोग और कम कर देंगे। 4 किलोमीटर गया तो 10 रुपए दिए। ये इनका कहना है कि 4 किलोमीटर जाने पर ऑर्डर भी कैंसिल हो गया और महज इनके खाते में 10 रुपए आए। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशन हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है।
आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। हाँ सर, हमारा टाइम रहता है 8 से 10 मिनट, अगर हो गया तो कस्टमर से सर सुनना पड़ता है। वो बोलता है इतना देर कैसे हो गया, बीच में सर ट्रैफिक है या गाड़ी में कुछ हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा है, सर तरह तरह का प्रॉब्लम होता है ना, ठंड भी है उसमें, तो ये दिक्कत है। रेट कम मिल रहा है, 10-15 घंटे काम करते हैं, 8 रुपए काम होता है। जो 70 का मिलता है सुबह, वो हमें दिन में 25 रुपए का मिलता है। तो बताओ हमारी अर्निंग 1000 रुपए की नहीं हो रही, हम 14-15 घंटे दे के जा रहे हैं यहाँ पर, हमारा क्या महत्व नहीं कर रहा है। सर मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग रोबोट नहीं है, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं। इनके बारे में सदन को सोचना चाहिए और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। तो देखा आपने, सुना किस प्रकार से पार्लियामेंट तक, राज्यसभा तक गिग वर्कर्स की बात को उठाया जा चुका है और राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी ये जानकारी दी कि उन्होंने नया साल जो है वो दिल्ली में गिग वर्कर्स के साथ बिताया। आप देख सकते हैं कुछ फोटोज, इन्होंने उनकी बात सुनने की, समझने की कोशिश की ताकि वो उसे और सही तरीके से संसद में उठा सके, सरकार के सामने रख सके। अब प्रश्न ये आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गिग वर्कर्स का, गिग इकोनॉमी का क्या योगदान है, क्या रोल है। तो इंडियन इकोनॉमी में इनके रोल पर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जो है वो जारी की जिसका नाम है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। बूमिंग का मतलब है बढ़ती हुई, जिसका विकास हो रहा हो। तो इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के ऊपर नीति आयोग ने यह कहा है कि 2024-25 तक, ये डेटा जो है वो हमारे जो श्रम मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है, वहां से है, तो 2024-25 तक 1 करोड़ लोग गिग इकोनॉमी के अंदर कार्यरत है, यानी कि शामिल हैं, जो कि आने वाले 5 वर्षों में बढ़कर लगभग 2.35 करोड़ हो जाएगा। यानी कि एक बड़ी संख्या में ऐसा युवा है, ऐसे लोग हैं जो इस गिग प्लेटफॉर्म या गिग इकोनॉमी में शामिल होने वाले हैं आने वाले 5 वर्षों में। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सरकार को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम के साथ हम डिजिटल एरा में हैं, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी, स्मार्टफोन्स ज्यादा लोगों के पास आएंगे, लोग डिजिटली लिटरेट यानी कि डिजिटली साक्षर भी होंगे, तो कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी का रोल भारत में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब जब ये हड़ताल हो गई, उसके बाद जो गिग वर्कर्स का यूनियन है उनका कुछ अलग कहना है, और जो ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के ऑनर्स हैं, जो मालिक हैं, जो हायर मैनेजमेंट है, उनका कुछ और कहना है। आइए जरा इनको देखते हैं। तो कई सारी कंपनीज ने यह कहा है कि न्यू ईयर पे ऑर्डर्स जो है वो बढ़े और इस हड़ताल का नगण्य प्रभाव रहा, यानी कि नेग्लिजिबल इंपैक्ट रहा। कहने का अर्थ यह है कि कंपनीज ने यह कहा है कि कुछ लोगों ने मिलकर हड़ताल प्लान की थी, लेकिन हड़ताल सक्सेसफुल नहीं रही, ऑर्डर भी बढ़े, डिमांड भी बढ़ी और हमने बराबर डिलीवरी भी करवाई। वहीं गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन ने एक पत्र जारी कर कहा है कि हमारी हड़ताल सफल रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलता रहा है। आइए भारत सरकार की तरफ से गिग वर्कर्स के लिए क्या प्रयास किए गए हैं अभी तक, एक नजर उस पर भी डालते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी बूस्ट यानी कि सामाजिक सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए इनको काफी सारे प्रावधान उपलब्ध करवाने की कोशिश की है, जिसमें सबसे ऊपर है ई श्रम पोर्टल। ये श्रम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है, जहां पे इनका पूरा का पूरा डेटाबेस तैयार किया जा रहा है और इनको एक यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे गवर्नमेंट के पास डेटा रहेगा कितने लोग गिग इकोनॉमी में इन्वॉल्व हैं और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान किस प्रकार से लागू किए जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, गिग वर्कर्स और गिग इकोनॉमी, भारत में उनका योगदान। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था कि आपकी नजर में भारत को दुर्लभ खनिज के क्षेत्र में किन किन देशों के साथ संधि करनी चाहिए, और मैंने आपसे यह भी कहा था कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, कोशिश करें आप 1 से 2 लाइन में अपना आंसर दें, और जो आंसर मुझे सबसे बेहतर लगेगा उसे मैं अगली क्लास में नाम के साथ पढ़ के सुनाऊंगा। तो आप देखिएगा, अशोक कुमार सैनी जी का आंसर मुझे सबसे सही लगा है। इन्होंने कहा है ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, ब्राजील और साउथ कोरिया के साथ भारत को एग्रीमेंट्स करने चाहिए। इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने पर इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा और चाइना पर इन कंट्रीज की रिलायंस यानी कि निर्भरता कम होगी। तो
बहुत अच्छा कमेंट है अशोक कुमार सैनी जी का। इससे स्पष्ट होता है कि इस मुद्दे पर, जो रेयर अर्थ मिनरल्स का मुद्दा है, इन पे इनकी समझ बढ़िया, बहुत अच्छी है। अब आज वाले टॉपिक पे मेरा आप लोगों के सामने थिंक एंड कमेंट यानी कि फूड फॉर थॉट है। आपको क्या लगता है, भारत सरकार को गिग वर्कर्स की कौन कौन सी मांगों को मानना चाहिए, या इनके कंपनी के ऑनर्स को कहना चाहिए कि इन मांगों को माना जाए, लागू किया जाए? नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दें। और जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा मंडे को, तो उसमें जो मुझे कमेंट सबसे बढ़िया लगा उसे मैं विद द नेम आपको इस क्लास में पढ़कर सुनाऊंगा, सबके सामने रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।